नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हो गया 24 अप्रैल। बड़ी खबर निकल के आ रही है जम्मू कश्मीर में। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एंट्री से ठीक पहले हुए 10 आतंकियों का सफाया। चप्पे चप्पे पे सुरक्षा व्यवस्था, ड्रोन से हो रही है निगरानी। 10 आतंकवादियों की हुई ढेर। कल आधी रात में जैश ए मोहम्मद के 2 आतंकियों को ढेर किया है। सेना और सीआरपीएफ ने संभाला मोर्चा। तीसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जम्मू कश्मीर से दौरे से ठीक पहले आज मिलने वाला है जम्मू कश्मीर को 10,000 करोड़ का तोहफा। पाकिस्तान को लगा करारा मिर्ची। पीओके को लेकर कही बड़ी बात। तीसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा ऐलान। पीओके में घुस करके मारेंगे आतंकियों को। लंच पैड पर बड़े हैं आतंकी। कहा आतंकी अगर घुसपैठ करने की कोशिश करे या सीमा पार से आतंकी आए तो फिर पीओके में घुसने और सीमा पार घुसकर मारने से हमारी सेनाएं नहीं कुरेजेंगी, यानी पीछे नहीं हटेंगी। बड़ी खबर निकल के आ रही। रक्षा मंत्री का स्टेटमेंट हम आपको बताएंगे और कैसे पीओके को लेकर अब रणनीति बना दी गई है वो भी हम आपको बताएंगे। इस बीच तीसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। पाकिस्तान के डिग्री धारकों को लगा करारा झटका। भारत सरकार ने कहा है कि यूजीसी हो या एआईसीटीई ने दी चेतावनी, पाकिस्तान से कोई भी डिग्री लाओगे भारत में नहीं होगी मान्यता। तो पाकिस्तान प्रेमियों से हो जाएं अलर्ट जो पाकिस्तान में पढ़ के यहाँ आ रहे हैं। चौथी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। भारतीय सेना में शामिल किए जाएंगे इलेक्ट्रॉनिक वाहन। सरकार ने बनाया है नया और मास्टर प्लान। कैसे लद्दाख जैसे दुर्गम इलाकों में जहां एक तरीके से डीजल और पेट्रोल की कहीं ना कहीं समस्याएं होती हैं, उन इलाकों में सेना को मिलेगा बड़ा फायदा। इसके साथ ही अगली अपडेट। इंडोनेशिया ने दिया झटका। 28 अप्रैल से पाम तेल के निर्यात पर प्रतिबंध। कैसे भारतीयों पर बढ़ेगा बोझ वो भी जानना आपको जरूरी है। वहीं G20 से रशिया को अलग थलग करने की तैयारी में अमेरिका। भारत से मांगी मदद वो भी हम आपको बताएंगे। इस बीच आर्टिकल 370 हटने के बाद कश्मीर में बड़े पैमाने पर आई है घटनाओं में कमी, वो भी हम आपको बताएंगे। एक रिपोर्ट निकल के आई है तो एक एक करके विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, पल पल की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देश की इंडियन आर्मी के लिए जय हिंद लिखना मत भूलेगा दोस्तों। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जम्मू कश्मीर का दौरा। आर्टिकल 370 हटने के बाद पहली बार पीएम मोदी का कश्मीर दौरा। लेकिन इस बीच बड़ी खबर निकल के आ रही है। 48 घंटे में 10 आतंकवादी ढेर। जी हाँ, दरअसल पीएम मोदी के दौरे से ठीक 48 घंटे के अंदर 10 आतंकियों को ढेर किया गया। कल सुरक्षा बलों ने जैश ए मोहम्मद के 2 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में मेहराम इलाके में सुरक्षा बलों से आतंकियों का एनकाउंटर जारी है। प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के कल 2 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि सुरक्षा बलों को दक्षिणी कश्मीर के कुलगाम के मेरहामा इलाके में आतंकवादियों के छिपे होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद तलाशी एवं घेराबंदी अभियान चलाया गया। अधिकारियों ने बताया कि तलाशी अभियान के दौरान आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर गोलीबारी कर दी, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गई थी। कश्मीर के पुलिस महानिरीक्षक विजय कुमार ने कहा है कि मारा गया आतंकवादी एक पाकिस्तानी नागरिक था और जैश ए मोहम्मद आतंकी संगठन का सदस्य भी था। कुमार ने ट्वीट करके कहा है कि प्रतिबंधित संगठन जैश ए मोहम्मद लगातार आतंकी सफाए हो रहे हैं। पीएम मोदी द्वारा सांबा पल्ली पंचायत का यानी आज दौरा करने से एक दिन ठीक पहले एनकाउंटर हुआ है। आपको बता दें, पीएम मोदी दौरे से ठीक पहले आतंकियों ने ताबड़तोड़ अव्यवस्था की कोशिश की, लेकिन सेना ने हिट लिस्ट बनाई थी जिनमें 10 आतंकियों को ढेर करना था। और हम आपको बता दें, अभी जब इस वक्त हम खबर पढ़ रहे हैं दोस्तों, अभी 9:30 बज चुके हैं। पूरे के पूरे 10 आतंकियों को ढेर किया जा चुका है। आपको बता दें 48 से 72 घंटों में वो हिट लिस्ट बनी थी एक हफ्ते पहले, जिसमें सेना ने कमान संभाली थी और अब वो टारगेट पूरा हो गया है। 10 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है दोस्तों। ये बहुत बड़ी सेना की तैयारी है। चप्पे चप्पे पे हाई अलर्ट सुरक्षा एजेंसियां हैं। कड़ी की गई सुरक्षा व्यवस्था के साथ ड्रोन से चप्पे चप्पे की निगरानी की जा रही है। आपको बता दें, आज पीएम मोदी लगभग 10,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए खोलेंगे, सौगात देंगे। और ये बड़ी सौगात जम्मू कश्मीर के विकास के लिए है। यही कारण है कि अब करारा झटका लगा है पाकिस्तान को भी। एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों। बड़ी खबर निकल के आई है जहां पर पाकिस्तान को यूजीसी और एआईसीटी ने दी चेतावनी। पाकिस्तान से पढ़ रहे छात्रों को कहा, भारतीय छात्र सावधान हो जाएं, पढ़ाई करना मत करो वरना डिग्री किसी काम की नहीं होगी। उच्च शिक्षा के लिए
पाकिस्तान जाने का विचार कर रहे छात्रों के लिए यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी UGC और ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन ने सलाह जारी की है। कहा गया है कि इस तरीके की कई डिग्री को भारत में मान्यता नहीं मिलेगी। AICTE के अध्यक्ष ने कहा है कि कई ऐसे संस्थान हैं जो अच्छे नहीं हैं। साथ ही उन्होंने चाइना और यूक्रेन की स्थिति का भी जिक्र किया है। संयुक्त राष्ट्र में सलाह जारी की गई और पाकिस्तान में किसी भी डिग्री कॉलेज या शिक्षण संस्थानों में दाखिला लेने का मन बना रहे भारतीय नागरिक पाकिस्तान में हासिल की गई योग्यता के आधार पर भारत में रोजगार या उच्च शिक्षा के लिए पात्र नहीं होंगे। ये बातें उन्होंने कही हुई हैं, यानी भारत में कोई नौकरी नहीं मिलेगी पाकिस्तान की डिग्री से। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं दोस्तों। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का रौद्र रूप, पाकिस्तान को दी चेतावनी। कहा POK में घुस करके आतंकियों को करेंगे सफाया, अगर बाहर से बनाया गया निशाना तो हिचकेगा नहीं भारतीय सेना और भारत माँ का शीश भी नहीं झुकने देंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को एक बार फिर आतंकवाद पर जमकर हमला बोला और ने कहा है कि भारत आतंकवाद की लड़ाई से पीछे नहीं हटेगा। हम सीमा पार से देश को निशाना बनाने वाले आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करने से भी नहीं हिचकेंगे। हमारी सरकार देश में आतंकवाद को उखाड़ फेंकने के लिए काम कर रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि अगर सीमा पार से आतंकवादियों के आने का क्रम जारी रहा तो सीमा में घुस कर मारने से हमारी सेनाएं पीछे नहीं हटेंगी। तो दोस्तों सीधा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का POK में आपको बता दें, हाल ही में खुफिया एजेंसी ने कहा था कि लॉन्चिंग पैड पे 250 से 300 आतंकी जो है अभी बैठे हैं और वो लगातार घुसपैठ की फिराक में हैं। और यही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी तरीके से जो भी घुसने की कोशिश करेगा उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और उनको किसी भी तरीके से बख्शा नहीं जाएगा। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की इस कड़ी चेतावनी के बाद पाकिस्तान को संभल जाना चाहिए, वरना आने वाला समय POK भी भारत का अभिन्न हिस्सा होगा। एक और अपडेट, पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत में लगी आग, 130 रुपये तक बढ़े कीमत। दरअसल पाकिस्तान की इकॉनमी का बुरा हाल हो चुका है। शहबाज शरीफ सरकार आने के बाद पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था ट्रैक पर आती नहीं दिख रही। इस बीच शहबाज सरकार ऐसे कदम उठा सकती है जिससे पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल और महंगा होगा। रिपोर्ट्स बता रही हैं कि पाकिस्तान की नई सरकार बेल आउट पैकेज के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF की सिफारिश को स्वीकार करने का फैसला किया। न्यूज एजेंसी AP की रिपोर्ट बताती है कि IMF के 2 प्रमुख शर्तों में से एक पेट्रोल और डीजल पर दी जाने वाली सरकारी सब्सिडी पर कम करना रहेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान के नए वित्त मंत्री मितहाल इस्माइल ने 22 अप्रैल को पेट्रोल और डीजल पर सब्सिडी घटाने की मंजूरी दे दी है और इसके साथ ही उन्होंने बिजनेस टैक्स में छूट की स्कीम को बंद करने के लिए IMF की सिफारिशों पर अपनी हाँ कर दी है। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं दोस्तों। बड़ी खबर निकल के आई है, भारतीय सेनाओं में शामिल हो किए जाएंगे इलेक्ट्रिक वाहन। दरअसल पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच अब देश में इलेक्ट्रिक वाहन और बढ़ रहा है, जबकि सरकार ग्रीन हाइड्रोजन को भी हालिया ईंधन का विकल्प बनाने की दिशा में काम कर रही है। आम लोग इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाएं और इसके लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारें जो भी अपनी ओर से सब्सिडी दे रही हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों से जुड़े एक बड़ी अपडेट ये भी सामने आ रही है कि आने वाले दिनों में भारतीय सेना भी इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल होगा। जी हाँ, दरअसल उन्होंने सेनाओं से अपने वाहनों के बेड़े में इलेक्ट्रिक वाहनों को शामिल करने का फैसला लिया। सेना के अधिकारियों ने इसके लिए रिकमेंडेशन तैयार कर लिया है। दरअसल नई दिल्ली में शुक्रवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सेना प्रमुख MM नरवणे और भारतीय सेना के वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष टाटा मोटर्स, परफेक्ट मेटल इंडस्ट्री और रिवोल्ट मोटर्स कंपनी ने अपने अपने इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रदर्शन किया। आपको बता दें, लद्दाख जैसे दुर्गम इलाकों में, चाइना सटे इलाकों में कभी कभी पेट्रोल डीजल मिलने में असमर्थता होती है, तो ये एक बड़ी अच्छी बात होगी। हम चलते हैं और अपडेट, अमेरिका जो है वो रशिया को G20 से अलग थलग करने की तैयारी कर रहा है। भारत, फ्रांस, ब्रिटेन से मांगी सलाह। दरअसल यूक्रेन पर रशिया के हमले के बाद अब सभी तरीके के प्रतिबंधों के बावजूद रूस G23 का सदस्य बना हुआ है। सवाल उठता है कि क्या रूस G23 की सदस्य छीनी जाएगी। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि दोस्तों अमेरिका ने जो है इसके संकेत दे दिए। रूस ने 2014 में यूक्रेन पर जब हमला किया था तो नाराज विश्व नेताओं ने रूस को 8 औद्योगिक राष्ट्रों के समूह यानी G8 से बाहर कर दिया था, जिसके बाद G8 को घटाकर G7 बना दिया गया था। अब इस बार भी रूस पर कई देशों ने प्रतिबंध लगाए हैं, बावजूद इसके यही संभावना अधिक है रूस इस संगठन का सदस्य बना रहे, यानी G20 की एक सदस्यता जो है रशिया की छीन सकती है। G7 देश की बात करें तो G7 देश दोस्तों अभी हो गया है और यही कारण है कि अब ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। हम तो आपको क्या लग रहा है कि क्या ये चीज़ें होंगी या फिर नहीं, कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव दें।
इंडोनेशिया ने दिया झटका, 28 अप्रैल से पाम तेल के निर्यात पर प्रतिबंध, भारतीयों पर बढ़ेगा बोझ। पहले से महंगाई की तगड़ी मार झेल रहे भारतीयों को बोझ और बढ़ने वाला है और उनकी वजह बना है इंडोनेशिया। दरअसल इंडोनेशिया ने 28 अप्रैल से पाम तेल के निर्यात पर रोक लगाने का फैसला कर दिया गया है और यह प्रतिबंध अगले आदेश तक जारी रहेगा। गौरतलब है कि भारत बड़ी मात्रा में पाम तेल का आयात करता है और इस कदम से भारत की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं और यह साफ शब्दों में कहें तो देश में पहले से महंगे खाने के तेल और महंगे होने वाले हैं। इंडोनेशिया पूरी दुनिया में पाम तेल का सबसे बड़ा उत्पादक है और इस मामले में दूसरे नंबर पर है। मलेशिया का नाम आता है। राष्ट्रपति जोको विडोडो ने शुक्रवार को पाम ऑयल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर दी है। मौजूदा वक्त में भारत करीब 90 लाख टन पाम तेल का आयात करता है और इनमें से 70% पाम तेल इंडोनेशिया से भारत आता है, जबकि 30% मलेशिया से आयातित होता है। 2020 और 21 में भारत ने 83 लाख टन पाम तेल आयात किया था और यही कारण है कि इंडोनेशिया ने जो है अब इस पर रोक लगा दी है, जिससे 70% पाम तेल जो है इंडोनेशिया से जो भारत आता था, तो ये एक बड़ा झटका है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। आपको बता दें, रशिया को G20 से बाहर निकलना नहीं होगा आसान। बड़ी खबर ये हमने आपको बताया। रूस को लेकर कैसे अमेरिका ने बड़ा ऐलान किया है। तीसरी बड़ी अपडेट निकाल अगली अपडेट आपको बता दें, नया कश्मीर आर्टिकल 370 हटने के बाद आतंकी घटनाओं में आई 42% की कमी, 450 दहशतगर्द मारे गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जम्मू कश्मीर में होंगे आज। आर्टिकल 370 हटने के बाद पीएम मोदी का पहला जम्मू कश्मीर का दौरा है, लेकिन ज़रा जम्मू कश्मीर के बारे में समझ लीजिए। आर्टिकल 370 हटने के बाद आतंकवाद में कितनी कमी आई है वो भी समझ लीजिए। अगर हम आतंकवाद की बात करें तो 370 हटने के बाद आतंकी घटनाओं में 42% की कमी आई है। 450 दहशतगर्द मार दिए गए हैं। आतंकियों की हालत जो है वो पूरी तरीके से खस्ता हाल हो चुकी है। आपको बता दें 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 हटा है और तब से ताबड़तोड़ आतंकियों का सफाया हुआ है। और इससे पहले आपको बता दें, बड़े पैमाने पर न केवल आतंकी हमले करते थे बल्कि पत्थरबाजी भी होती थी, लेकिन अब पत्थरबाजी से लेकर आतंकवादी सब रुक गए हैं। एक और अपडेट लेते हैं। बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, जहां जम्मू कश्मीर से भी आपसा हटाना चाहती है सेना। राजनाथ सिंह बोले घाटी से खत्म हो रहा आतंकवाद। दरअसल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को 1971 के युद्ध के दिग्गजों के सम्मान समारोह में कह दिया है कि भारत का सौभाग्य है जहां हमारे पास 15 लाख सक्रिय सेना में काम कर रहे सैनिक हैं। वहीं पूर्व सैनिकों की संख्या करीब इनके दुगना है। जहां सक्रिय सैनिक भारत की ताकत हैं, वहां वेटरन्स उस ताकत के साथ हमेशा खड़ी रहने वाली प्रेरणा है। और ये हमारा सौभाग्य नहीं तो और क्या है, जहां पर हमारे पास कारगिल की लड़ाई लड़ने वाले पूर्व सैनिकों की अच्छी संख्या है। 1971 और 1965 की लड़ाई में देश की आन बान शान के लिए लड़ने वाले पूर्व सैनिक भी हमारे बीच आज मौजूद हैं। और यही कारण है कि दोस्तों अब आपसा जम्मू कश्मीर में भी शांति है। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है, फ्रांस चुनाव में मैक्रो की जीत लगभग संभव। बड़ी खबर निकल के आ रही है। जी हाँ, इसी बीच आपको बता दें 24 अप्रैल को यानी आज फ्रांस में हिजाब को लेकर मतदान भी होगा। बवाल हिजाब को लेकर फ्रांस में भी लगातार जारी है। भारत में हिजाब विवाद इतना बड़ा कि सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के दौरान हिजाब विवाद मुद्दा गर्म रहा। अब फ्रांस में भी चुनाव के दौरान हिजाब का मुद्दा गर्म है। बड़ी खबर ये निकल के आई है कि राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो के प्रतिद्वंदी और दक्षिणपंथी उम्मीदवार मरीन ले पेन ने हिजाब पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। वहीं पश्चिमी यूरोप की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला फ्रांस में ही रहती है। फ्रांस के कई मुसलमानों को लगता है कि राष्ट्रपति अभियान उनके विश्वास को कलंकित किया। जो महिलाएं हिजाब पहनती हैं उन्हें ये बात खटकने लगी है, क्या वाकई में उनके कपड़ों को राजनीति का हिस्सा बनना चाहिए? क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव में भी कई बार ये मुद्दे हो चुके हैं जिन पर बात होनी चाहिए, लेकिन बात तो हो रही है हिजाब पर। यही कारण है कि अब हिजाब पर आज मतदान होने वाला है कि क्या हिजाब बैन किया जाना चाहिए या फिर नहीं फ्रांस में। हालांकि आपको बता दें उसके बावजूद भी जीत इस बार मैक्रो की फिर से जीत संभव मानी जा रही है और मैक्रो का पलड़ा भारी है। एक और अपडेट लेते हैं। दुनिया भर में फैल रही कोरोना। फ्रांस में 88,000 और जर्मनी में 1,61,000 केस दर्ज किए गए 24 घंटे में। चीन की शंघाई में काबू नहीं हो रहे हालात। लगातार लोगों को घरों में कैद रहने के लिए कहा गया। चीन का शंघाई शहर कोरोना वायरस के अपने अब तक के सबसे बुरे दौर का सामना कर रहा है। करीब 2.5 करोड़ आबादी वाले इस शहर में बड़े स्तर पर संक्रमण की जांच की जा रही है, जहां वायरस को नियंत्रित करने के लिए सख्त प्रतिबंध लागू किए गए। शंघाई में शुक्रवार को कोविड-19 के करीब 23,000 मामले दर्ज किए गए हैं। दूसरी तरफ फ्रांस में राष्ट्रपति चुनाव के बीच 88,000 से अधिक नए केसेस मिले हैं और यहाँ लोग रविवार को मतदान करेंगे।
यूरोप और चीन में मार्च से ही कोविड-19 संक्रमण तेजी से फैला है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। दोस्तों, अब ताइवान पर मंडरा रहा है युद्ध का संकट। चीन के 7 एयरक्राफ्ट फिर ताइवान के एयर स्पेस में घुसे। दरअसल यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद दुनिया को अब और एक और युद्ध का भय सताने लगा है और चीन और ताइवान का है। खबर आ रही है कि ताइवान और एयर स्पेस में चाइना ने फिर से घुसपैठ की है। जानकारी के मुताबिक ताइवान की सीमा में चाइना के 7 एयरक्राफ्ट ने घुसपैठ की है। चीन सेना के 7 विमानों ने ताइवान सीमा पर पार कर डाली है। जिस तरीके से चीन लगातार ताइवान में अपने विमानों को लड़ी लगाने में हुआ है और उसमें कहीं ना कहीं ये बात सच दिखाई देने लगी है। चीन जल्द अगला रूस और ताइवान अगला यूक्रेन बनने वाला है। हम चलते हैं और अपडेट। पाकिस्तान ने इमरान खान को बताया झूठा, किसी विदेशी साजिश के चलते नहीं हटाएगी उनकी पीटीआई सरकार। दरअसल पाकिस्तान की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति NAC ने शुक्रवार को कहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के दावों के विपरीत उनकी सरकार को गिराने के पीछे कोई विदेशी साजिश नहीं थी। इसके साथ ही देश की सुरक्षा एजेंसियों ने पूर्व प्रधानमंत्री द्वारा बार बार किए गए दावों को खारिज किया गया। अमेरिका ने विपक्षी दलों की मदद से PTI प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद NAC ने एक बयान जारी कर दिया और इसमें वाशिंगटन स्थित पाकिस्तानी दूतावास से पिछले महीने प्राप्त टेलीग्राम पर भी चर्चा की गई है। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। दोस्तों, बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है। उत्तराखंड की तरह यूपी समेत बीजेपी शासित राज्यों में लागू होगा कॉमन सिविल कोड। डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य का ऐलान। उत्तराखंड से निकली समान नागरिक संहिता की मांग की जांच आज अब यूपी की तक आ पहुंच चुकी है। हालांकि उत्तराखंड कॉमन सिविल कोड लागू करने को लेकर सरकार ने आदेश भी दे दिया। अब यूपी में भी इसे लागू करने पर विचार किया जा रहा है। यूपी में कॉमन सिविल कोड लागू करने के मामले में डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने इसको लेकर संकेत दे दिए हैं। माना जा रहा है कि यूपी में जल्द ही इसे लागू किया जा सकता है। मौर्य ने कहा है कि कॉमन सिविल कोड इस देश और उत्तर प्रदेश के अलावा जरूरी और इस दिशा में उत्तर प्रदेश सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। इतना ही यूपी सरकार ही नहीं, बीजेपी शासित तमाम राज्यों में ये कॉमन सिविल कोड जो है वो लागू किया जाएगा। एक और अपडेट लेते हैं। दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आई है एक और, जहां देश के सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने में शामिल है PFI। कभी भी लग सकता है बैन। गृह मंत्रालय ने पूरी की पूरी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया PFI की प्रतिबंधित संगठनों की सूची में डालने को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय असमंजस की सिचुएशन में है। गृह मंत्रालय में कई वरिष्ठ अधिकारियों का मानना है कि प्रतिबंधित सूची में डालने के बाद ऐसे संगठन के सदस्य और समर्थक नए संगठनों के तहत सक्रिय हो जाते हैं, जैसा कि स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया SIMI और इंडियन मुजाहिदीन के मामले में हो चुका है। वहीं PFI के पूरे देश में फैले संगठन ढांचे को तोड़ने के लिए प्रतिबंध को जरूरी बता रहे हैं। इस मामले में अंतिम फैसला गृह मंत्री अमित शाह को लेना है। यही कारण है कि रामनवमी के अवसर पर देश के कई हिंसक घटनाओं में PFI की भूमिका अहम रही। यही कारण है कि कभी भी जो है इस पर बैन लगाया जा सकता है। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। दोस्तों, बड़ी खबर। असम सरकार ने शहीद और पूर्व सैनिकों को दी बड़ी सौगात। 50 लाख की अनुग्रह राशि। बच्चों को मेडिकल कॉलेज में मिलेगा आरक्षण। असम मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने देश के अपनी न्यौछावर करने वाले सैनिकों के कल्याण के लिए कई अहम फैसले किए। उन्होंने ऐलान किया है कि शहीद होने वाले जाबाजों के परिजनों को 20 लाख की जगह 50 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। यही नहीं, शहीदों के परिवार से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की गई है। वहीं पूर्व सैनिकों को भी राज्य सरकार ने बड़ा उपहार दिया है। CM शर्मा ने कहा है कि पूर्व सैनिकों के बच्चों के लिए मेडिकल कॉलेजों में आरक्षण को बढ़ावा दिया गया है। 1971 के युद्ध के जाबाजों के सम्मान समारोह में बोलते हुए CM शर्मा ने कहा, मुझे बोलते हुए गर्व हो रहा है कि हमारी सरकार ने भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए कई फैसले किए। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आई है। कर्नाटका में चलेगा यूपी मॉडल का बुलडोजर। राज्य के मंत्री बोले, दंगाइयों को सबक सिखाया जाना बेहद जरूरी। कर्नाटका के हुबली शहर में सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर भड़की हिंसा को लेकर कर्नाटका के राजस्व मंत्री R अशोक ने कहा है, हिंसा के आरोपी गिरफ्तार होने के कुछ दिन बाद छोड़ दिए जाएंगे। ऐसे लोगों को ठीक से सबक सिखाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, हुबली कांड के दंगाइयों की गिरफ्तारी से भी हो जाती है, तब तक वो 3-4 दिनों बाहर आ जाएंगे। ऐसे लोगों को उचित सबक सिखाया जाना चाहिए और उनके घर से बेघर किया जाना चाहिए। हम इस तरीके की मानसिकता पर अंकुश लगाएं और उत्तर प्रदेश मॉडल को अपनाकर उन्हें अच्छा सबक सिखाएंगे। गौरतलब है कि 16 अप्रैल को एक सोशल मीडिया पोस्ट पर हुबली के पुराने शहरों में दंगा भड़क गया था। सांप्रदायिक भीड़ ने कथित तौर पर कई पुलिस वाहनों और एक हॉस्पिटल और एक हनुमान मंदिर को क्षतिग्रस्त कर दिया था। यही ड्यूटी पर तैनात कई पुलिस अधिकारियों को भी घायल कर दिया गया था। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आई है, जहां पर हनुमान चालीसा पाठ करने पर नवनीत राणा और उनके पति को गिरफ्तार किया गया है।
अब 22 कैटेगरी की सुरक्षा केंद्र सरकार ने दे दी है। बड़ी खबर, कल बांद्रा कोर्ट में होगी पेशी। दरअसल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के आवास मातोश्री में हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ने को लेकर मचे बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। शिवसेना कार्यकर्ता की शिकायत पर सांसद नवनीत राणा और उनके पति विधायक रवि राणा को मुंबई पुलिस गिरफ्तार कर अपने साथ ले गई थी। आपको बता दें, उधर नवनीत राणा ने इस मसले पर भाजपा और पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस से मदद मांगी है। दोनों को आज रविवार के दिन बांद्रा कोर्ट में पेश किया जाएगा। इससे पहले शनिवार को भारी हंगामे के बाद रवि राणा और सांसद नवनीत राणा ने उद्धव ठाकरे घर मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने का प्रोग्राम वापस ले लिया था, लेकिन उसके बावजूद उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। ये बड़ी खबर निकल के आई। हालांकि केंद्र सरकार ने जो है अब उनको वाई कैटेगरी की सुरक्षा दे दी है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी के नेताओं ने भी शिवसेना चीफ उद्धव ठाकरे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उनका कहना है कि अगर हनुमान चालीसा जो है वो भारत में नहीं पढ़ा जाएगा तो क्या पाकिस्तान में हनुमान चालीसा पढ़ा जाएगा। तो दोस्तों, सड़कों पर अगर नमाज हो सकती है तो हनुमान चालीसा क्यों नहीं। कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव